सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। अब रशिया का क्या रोल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चालू हुई थी? 1914 में। तो 1914 में क्या हुआ था, जैसे यूरोप के दो पार्ट्स हो गए थे, मतलब यूरोप के जो लोग थे, यूरोप की कंट्रीज़ दो हिस्सों में बट गई थी, दो ग्रुप्स में बट गई थी। एक थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। अब अलाइड में कौन कौन आता था और सेंट्रल पावर में कौन कौन आता था? सेंट्रल पावर में थी जैसे जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी और टर्की थी, और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थी। अब ये दो हिस्से बन गए थे और ये लड़ रहे थे। अब सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में युद्ध वॉर चालू हो गई थी। बाद में अलाइड पावर्स जो थी, ये फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया को इटली और रोमेनिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। अब ये यूरोप की जो लड़ाई थी, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के बीच की लड़ाई, ये कैसे वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हुई? जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कॉलोनी, हमारी इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, अफ्रीका भी कॉलोनी हुआ करती थी। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ भी इन लोगों के लिए लड़ती रही, क्योंकि वो भी इनकी गुलाम थी। तो इस वजह से ये जो एक लड़ाई जो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के बीच में थी, वो एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई थी। तो हमने क्या देखा है अभी तक कि यूरोप में 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। किस तरीके से दो ग्रुप्स में यूरोप की कंट्रीज़ बट गई थी, एक सेंट्रल पावर, एक अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आते थे, जिसमें बाद में इटली और रोमेनिया जुड़ गए थे। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, तीन कंट्रीज शामिल थी। अब इन दोनों में लड़ाई चालू हो गई थी। पर अब जैसे ब्रिटेन है, जितनी ये सारी कंट्रीज़ यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, इनके अंडर भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी जो इनकी गुलाम हुआ करती थी। तो इस वजह से ये एक यूरोप की वॉर एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई थी। तो 1914 में क्या होता है, दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में वॉर चालू हो जाती है। एक तरफ हमने देखा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थी, जो कि सेंट्रल पावर्स हम बोलते थे। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थी, जिसको बाद में इटली और रोमेनिया ने भी ज्वाइन किया था। ये बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी। इस वजह से ये जो युद्ध था, ये वॉर थी, ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई थी, और इसी के लिए इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पड़ गया था, क्योंकि ये सिर्फ अब यूरोप की नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक वॉर बन गई थी। अब रशिया में क्या हो रहा था, रशिया के लोग शुरू में तो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट सार निकोलस टू के जो बिहेवियर था, वो देखते देखते वो धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसा सार निकोलस टू ने क्या किया था, तो देखते हैं। जब वॉर चल रही थी तो उस वक्त सार निकोलस टू जितने भी डिसीजंस होता था वो खुद से लेता था। डूमा जो बनी हुई थी, मतलब जो पार्लियामेंट बनी हुई थी, उससे वो कोई डिस्कशन करता ही नहीं था, उसका जो मन करता था वो कर देता था। इसकी वजह से सपोर्ट वॉर थिन, मतलब उसका सपोर्ट जो है वो पतला, मतलब उसका सपोर्ट कम होता गया। किसका? सार निकोलस टू का। अब सार निकोलस टू के जो सपोर्टर्स थे वो कम उससे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो उनसे कुछ डिस्कस ही नहीं करता था, उनकी इज्जत ही नहीं करता था पार्लियामेंट की। जो उसका मन किया उसने वो कर लिया। पहले तो क्या था, जब लोग वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे उस वक्त एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब कि लोगों के अंदर गुस्सा था जर्मनी के प्रति, क्योंकि जर्मनी जो था वो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो इस वजह से सेंट पीटर्सबर्ग नाम की एक बड़ी सिटी थी रशिया के अंदर, तो उसका नाम भी बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्रेड कर दिया था। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, तो इस वजह से सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी थी उसका नाम बदल के पेट्रोग्रेड कर दिया था। ऊपर से लोगों में एक और भी गुस्सा था कि लोगों ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सार की बीवी थी, सारीना अलेक्जेंड्रा, ये सार की वाइफ थी, तो ये जर्मनी की थी। इसका जो जन्म हुआ था सारीना अलेक्जेंड्रा का, जो सार निकोलस टू की वाइफ थी, वो कहाँ की थी? वो जर्मन का उसका ओरिजिन था, उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। और साथ में एक और कारण जो था वो था रास्पुतिन। रास्पुतिन कौन है? ये एक मोंक था, साधु था, जो सार निकोलस टू का एडवाइज़र हुआ करता था। और ये कोई बहुत अच्छी एडवाइजेस देता नहीं था सार निकोलस टू को, बट सार निकोलस टू इस रास्पुतिन की ही बात माना करता था। ना वो डूमा से
कोई बात करता था, डूमा के साथ डिस्कशन करता था, जो इसने कह दिया रासपुतिन ने वो वही फाइनल कर देता था। इसी वजह से रशिया के अंदर ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर होती गई। अब लोगों को था कि ये राजा को तो बिल्कुल पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो साइड्स में हो रही थी, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। जैसे कि इधर है हमारा रशिया, इधर है हमारा ब्रिटेन और यहाँ पर है हमारा फ्रांस। तो अब ईस्ट की साइड से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट यहाँ पर रशिया अकेला था। तो ये रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया से लड़ नहीं पा रहा था। तो जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के लोग क्या था, वो इस तरफ से यहाँ पे आ रहे थे अटैक करने के लिए। तो रशिया के लोग क्या थे, वो इधर की जितनी भी क्रॉप्स बिल्डिंग्स होती उन सबको ख़राब करते थे अपनी कंट्री की, और आगे मूव करते जा रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे रशिया के लोग, ताकि ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये यहाँ पर उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ ना मिल पाए, ना रहने की ना खाने पीने की। बट इससे इनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट रशिया के लोगों की जो क्रॉप्स और लैंड थी वो ख़राब हो रही थी। और ना ही रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया को हरा पा रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने को रशिया के अंदर मिलती है। कैजुअलिटीज़ मतलब मौत लोगों की देखने को मिलती हैं। तो किस तरीके से हुआ था हम देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दो जगह पे लड़ाइयाँ चल रही थी। वेस्ट में क्या था, वेस्ट की तरफ क्या था हमारा रशिया, और दूसरी तरफ ईस्ट की तरफ था फ्रांस और ब्रिटेन। तो ईस्ट में तो सब कुछ ठीक से चल रहा था, ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे, बट डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग हमारे रशिया की तरफ। रशिया की आर्मीज हार रही थी। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बुरी तरीके से रशिया हार रही थी। 1914 से 1916 के बीच में रशिया के अंदर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, मतलब 70 लाख लोगों की जान चली गई थी। एज दे रिट्रीटेड, अब वो जब अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो किस तरीके से वो कर रहे थे, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। अब जैसे कि देखा था हमने कि रशिया है, रशिया के अंदर जब वे आ रहे थे लोग, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग, तो वे क्या कर रहे थे कि अपनी ही बिल्डिंग्स और क्रॉप्स वे जला के रशिया के लोग, और वो आगे खुद ही मूव कर रहे थे ताकि इन लोगों के पास, जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी से लोग आ रहे हैं, इनके पास यहाँ कुछ खाने पीने के लिए रहने के लिए फैसिलिटीज़ ना रहे। तो वे अपनी ही क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, अपनी ही बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ हो गए थे। रिफ्यूजीज़ मतलब जो लोग वहाँ पर रहते थे, अब उन लोगों के पास ना कुछ खाने पीने के लिए था। जो पॉपुलेशन, रशिया की पॉपुलेशन इस जगह पे रहती थी, अब वो पॉपुलेशन बेघर हो चुकी थी। तो 30 लाख लोग जो थे अब वो रिफ्यूजीज बन चुके थे। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार एंड सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब क्या था कि सब लोग सरकार को, सार निकोलस II को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, और सोल्जर्स ने, सैनिक जो युद्ध कर रहे थे, उन लोगों ने भी अब बोल दिया था कि अब हम और युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो सोल्जर्स ने भी अब कह दिया था कि अब इस युद्ध को बंद करना ही बेटर होगा। द वॉर ऑल्सो हैड सेवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड रशिया। इसका इम्पैक्ट अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज पर भी इम्पैक्ट हुआ था वॉर का। अब देखें तो जर्मनी से रशिया में जो चीज़ें जाया करती थी इस सी रूट के थ्रू जाती थी, तो इन्होंने जो सामान था वो रशिया के अंदर भेजना बंद कर दिया था। रशिया के खुद के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी सामानों की, तो बाहर की कंट्रीज से, बेल्टिक सी थी उसके थ्रू सामान जाया करता था, तो रशिया ने वो रास्ता बंद कर दिया था। तो अब सामान जो था वो रॉ मटेरियल रशिया के अंदर नहीं जा पा रहा था। तो रशिया की खुद की इंडस्ट्री फ्यू इन नंबर थी, मतलब कम थी, एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बेल्टिक सी। इस बेल्टिक सी पर किसका कंट्रोल था, जर्मनी का, और जर्मनी ने बेल्टिक सी को बंद कर दिया था। अब जो सामान रशिया को चाहिए होता था वो रशिया तक अब नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से रशिया के इंडस्ट्रीज पर भी फर्क पड़ रहा था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा था वो रशिया को ही पड़ रहा था, क्योंकि रशिया
तक जर्मनी सामान नहीं पहुंचने दे रहा था। 1916 के आसपास रेलवे लाइंस को तोड़ना शुरू कर देता है जर्मनी रशिया की, एंड एबल्ड बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, जिसकी वजह से अब युद्ध इतनी तेजी से बढ़ रहा था, तो जो भी लोग कुछ जिनकी बॉडी सही होती थी उन लोगों को वॉर के लिए मैन को भेज दिया जाता था, जिसकी वजह से लेबर की भी शॉर्टेज पड़ रही थी। अब जितने भी आदमी थे वे सारे किधर चले गए थे, वॉर में लड़ने चले गए। तो अब इंडस्ट्रीज में एज अ लेबर कौन काम करेगा, छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी उनमें कौन काम करेगा, तो वे छोटी छोटी वर्कशॉप्स इंडस्ट्रीज अब जो थी बंद होने लगी थी, शट डाउन होने लगी थी, क्योंकि उनमें काम करने के लिए लेबर ही नहीं थी। तो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अब जब आर्मी में सारे आदमी जो थे वे आर्मी में चले गए थे युद्ध करने के लिए, तो अब उन लोगों को खाना तो चाहिए, उन तभी वो अच्छे से युद्ध कर पाएंगे, वॉर कर पाएंगे। तो इस वजह से उनके लिए भी अनाज भेजना ज़रूरी होता था, तो अनाज की भी कमी हो जाती थी, ग्रेन्स की। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कैर्स, मतलब स्कैर्स मतलब कमी हो जाती थी, किस चीज़ की, खाने की। ब्रेड एंड फ्लोर मतलब जो अन्न था उसकी कमी अब आम जनता को होने लग गई थी, क्योंकि ज़्यादातर खाना किधर भेज दिया जाता था, आर्मी के पास, और आर्मी में हमारे बहुत सारे लोग उस वक्त जुड़ गए थे, जितने भी एबल्ड बॉडीज़ होती थी मैन की, मतलब जितने भी आदमी थे जो युद्ध कर सकते थे, जिनकी बॉडी सही सलामत थी, उनको तो भेज दिया था वॉर के लिए। तो अब आम जनता के लिए खाने की कमी हो गई थी। एंड बाय द विंटर ऑफ 1916 रियोट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। तो अब 1916 तक क्या होने लग गया था, 1916 की सर्दियों तक ब्रेड शॉप्स पर, मतलब जो भी खाने की दुकानें होती थी उन पर वॉर चला करती थी, कि क्योंकि लोग जो थे खाना लोगों को मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो वॉर किया करते थे।